Hello everyone, welcome to Chemistry 360, myself Sahaban. In our previous video lecture we started S block elements. Elements in which last electron is filled in S subshell are called S block elements, and in periodic table group number 1 and 2 are considered as S block elements. Except hydrogen, all S block elements are metals and last two members of S block elements are radioactive in nature. ये सभी बातें हमने डिस्कस की थी अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में, और आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम एस ब्लॉक को डिटेल वाइज स्टडी करेंगे, यानी कि हम इसको ग्रुप वाइज स्टडी करेंगे। लेकिन ग्रुप स्टडी स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, एंड दैट इज एस ब्लॉक एलिमेंट्स को एक्टिव मेटल्स भी कहा जाता है। तो एक्चुअल में एस ब्लॉक एलिमेंट्स को एक्टिव मेटल्स क्यों कहा जाता है, यह समझने के लिए हमें एटम्स की स्टेबिलिटी को समझना पड़ेगा। देखिए, जब हम किसी एटम की बात करते हैं तो वो एटम तभी स्टेबल होगा, या मैं कह सकता हूं कि वो तभी एग्जिस्ट कर पाएगा जब उसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड होगा। यानी उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, उसके आउटर मोस्ट शेल में कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तब उसका ऑक्टेट कंप्लीट माना जाएगा और हम कहेंगे कि वो एटम क्या है, स्टेबल है। तो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, एटम का स्ट्रक्चर बनाते हैं। हमें मालूम है जब हम एटम का स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं तो इसके बीचों बीच सेंटर के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं। ठीक है, इस न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर पाथ पाए जाते हैं, और इन सर्कुलर पाथ्स को हम शेल्स कहते हैं, और एक्चुअल में इन शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट शेल है, देन सेकंड शेल एंड देन थर्ड शेल। अब होता क्या है कि एक पर्टिकुलर शेल के अंदर पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन्स ही पाए जाते हैं, और जैसे ही शेल कंप्लीटली फिल्ड होता जाता है तो हम नेक्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स भरते जाते हैं। ठीक है, अब अगर मैं इस एटम की बात करूं जो कि एक्चुअल में सोडियम का एटम है, दिस एटम इज एक्चुअली अ सोडियम एटम। अगर हम इसमें देखें तो इसके आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद है, और ये इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में है और ये थर्ड के एस में है, और इसका वजह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका 3s1 आएगा। अब देखिए, अगर मुझे सोडियम के एटम को स्टेबल बनाना है तो मुझे इसके आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीटली फिल्ड करना पड़ेगा, और इसके आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीटली फिल्ड करने के लिए मुझे इसमें कम से कम 7 इलेक्ट्रॉन और जोड़ने पड़ेंगे, ताकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए और ये स्टेबल हो जाए। लेकिन क्या सोडियम के लिए 7 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करना पॉसिबल है? तो आंसर है, सोडियम 7 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट नहीं कर सकता। दूसरा रीजन क्या है? सेकंड रीजन इट्स कि जो न्यूक्लियस है वो सोडियम के आउटर मोस्ट शेल से काफी दूर है। एक्चुअल में क्या होता है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स का एटॉमिक साइज काफी बड़ा होता है। ये बात ध्यान रखिएगा, जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनके एटॉमिक साइज बड़े होते हैं। ऐसे में बड़ा एटॉमिक साइज होने की वजह से जब हम आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं विच इज नेगेटिवली चार्ज, तो इसकी न्यूक्लियस से दूरी काफी ज्यादा होती है। एस ब्लॉक एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं उनके आउटर मोस्ट शेल की उनके न्यूक्लियस से डिस्टेंस काफी ज्यादा होती है, और ऐसे में न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन, हमें मालूम है न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, और इनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स काम करता है, यानी न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। अब क्योंकि इस एटम का साइज काफी बड़ा है तो ये इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट कर पाएगा या नहीं? तो आंसर है, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन से दूर होने की वजह से ज्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, और मैं कह सकता हूं कि दिस इलेक्ट्रॉन इज लूजली अटैच्ड टू दैट न्यूक्लियस। ऐसे में क्या होता है, ये एटम इलेक्ट्रॉन गेन करके अपने आप को स्टेबल नहीं कर सकता, और इसके लिए ज्यादा बेटर होता है कि ये इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, लूज कर देता है, या इलेक्ट्रॉन इसमें आसानी से रिमूव हो जाता है। देखिए, जैसे ही हम इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे तो इसका आउटर शेल अब खाली हो जाएगा। आउटर मोस्ट शेल में जो अकेला इलेक्ट्रॉन था वो रिमूव्ड हो गया, इसकी वजह से एटम पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और अब मैं कह सकता हूं कि इसका आउटर शेल खाली है, या मैं बोल सकता हूं अब थर्ड शेल रहा ही नहीं, बल्कि अब जो सेकंड शेल है वही आउटर मोस्ट शेल की तरह बिहेव कर रहा है। और आप देख सकते हो सेकंड शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, यानी कि ये क्या है, दैट इज कंप्लीटली
फिल्ड। और इस केस में मैं कहूंगा कि सोडियम अब क्या हो गया, स्टेबल हो गया। किस फॉर्म में स्टेबल हुआ, ये Na+ की फॉर्म में स्टेबल हुआ। एक इलेक्ट्रॉन लूज करके इसने अपना आउटर मोस्ट शेल खाली कर लिया और इसका जो सेकंड लास्ट शेल था वो कंप्लीटली फिल्ड हुआ और इस वजह से ये स्टेबल हो गया। ठीक है, इसको हम इस एनिमेशन से भी समझ सकते हैं जिसमें सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और लूज करके अपना आउटर मोस्ट शेल खाली कर रहा है और इसका इनर शेल जो है वो कंप्लीटली फिल्ड है। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या होता है कि सभी एस ब्लॉक एलिमेंट्स या सभी एस ब्लॉक एटम्स अपने आउटर मोस्ट शेल से आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं और क्योंकि ये आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं दैट इज व्हाई दे आर हाईली रिएक्टिव और इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, एक्टिव मेटल्स कहा जाता है। तो आपसे कोई पूछे कि क्या होते हैं एक्टिव मेटल्स या एस ब्लॉक को क्यों कहा जाता है एक्टिव मेटल्स, सो द आंसर इज एस ब्लॉक एलिमेंट्स एंड एस ब्लॉक एटम्स आर बिग इन साइज, that's why they easily donate their electrons and that's why they become highly reactive. In fact अगर हम इनकी रिएक्टिविटी की बात करें तो सोडियम और पोटेशियम इतने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं कि अगर हम इनको वाटर या एयर के कांटेक्ट में रखें तो ये एक्सप्लोड हो जाते हैं। इनमें से एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है और बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट निकलती है। इसीलिए हम सोडियम और पोटेशियम को किस में रखते हैं, हम सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन में स्टोर करते हैं, वी कीप देम इन केरोसिन। ठीक है, तो ये रीजन था बिहाइंड द रिएक्टिविटी ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। अब हम इसकी ग्रुप वाइज स्टडी स्टार्ट करेंगे, यानी एस ब्लॉक का पहला ग्रुप स्टार्ट करेंगे और जो एस ब्लॉक का पहला ग्रुप है वो आपके सामने है एंड दैट इज हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। ये सभी एलिमेंट्स क्या हैं, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स है। अब देखिए यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा कि जो फर्स्ट ग्रुप है इसे एक और नाम दिया गया है एंड दैट इज एल्कली मेटल्स। क्या कहा जाता है फर्स्ट ग्रुप को, और एल्कली मेटल्स कहा जाता है। तो अगेन एक क्वेश्चन अराइज हुआ, व्हाई फर्स्ट ग्रुप इज नोन एज एल्कली मेटल्स। तो देखिए एल्कली का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एल्कली। एल्कली का मीनिंग होता है बेसिक इन नेचर या हम कह सकते हैं बेस। ठीक है, एक्चुअल में एल्कली ऐसे बेस होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व होते हैं, यानी मैं बोल सकता हूं सभी बेस एल्कली नहीं होते। ऐसे सब्सटेंस या ऐसे बेस जो वाटर में डिसॉल्व हो सकते हैं वो एल्कली कहलाते हैं। ये डिफरेंस याद रखिएगा, एल्कली और बेस, ऐसे बेस जो वाटर में डिसॉल्व होते हो। तो एक्चुअल में क्या होता है, जितने भी ये एल्कली मेटल्स हैं इन सभी का रिएक्शन अगर हम वाटर के साथ कराएं, फॉर एग्जांपल मैं सोडियम का रिएक्शन वाटर के साथ करा रहा हूं, तो जैसे ही ये सभी मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं ये अपने अपने हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। आपने 10th क्लास के अंदर एसिड बेस चैप्टर पढ़ा हुआ है, आपको मालूम है जहां हाइड्रोक्साइड बन जाए, जहां OH आ जाए, वो बेस होते हैं नेचर में। तो एक्चुअल में क्या हुआ, सोडियम ने वाटर के साथ रिएक्ट किया और वाटर के साथ रिएक्ट करके इसने अपना हाइड्रोक्साइड बनाया, यानी कि इसने क्या बनाया, बेस बनाया। तो क्योंकि ये सभी मेटल्स लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंचियम वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं अपने, यानी अपने बेस बनाते हैं और ये बेस वाटर में सॉल्युबल होते हैं, इसलिए इनको क्या कहा गया, एल्कली मेटल्स कहा गया। ठीक है, इसके सोडियम के अलावा जो बाकी हाइड्रोक्साइड्स हैं वो भी आपके सामने मौजूद हैं, लिथियम का, पोटेशियम का, इन सब के हाइड्रोक्साइड भी आप देख सकते हैं। ये सब भी अपने अपने हाइड्रोक्साइड बनाते हैं वाटर से रिएक्ट करके। ठीक है, यहां पर एक बात और ध्यान रखिएगा कि हम हाइड्रोजन को एल्कली मेटल नहीं बोल सकते। एक्चुअल में हाइड्रोजन मेटल है ही नहीं, इट इज ए नॉन मेटल, तो इसे हम एस ब्लॉक का मेंबर तो मान लेते हैं ड्यू टू इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन हम इसे एक्टिव मेटल में कंसीडर नहीं करेंगे, एक्टिव मेटल में काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये था एल्कली मेटल्स का सीन। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम बात करेंगे एल्कली मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज की। किसी भी मैटर की वो प्रॉपर्टीज जो सिर्फ ऑब्जर्वेशन से पता चल जाए, यानी कि किसी भी मैटर की ऐसी प्रॉपर्टीज जो बिना किसी केमिकल चेंज किए ऑब्जर्व की जा सकती हो, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कहलाती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या आता है, मेनली ऑर्डर, कलर, टेस्ट, सॉल्युबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, मास, ये सभी जो प्रॉपर्टीज हैं ये सभी फिजिकल प्रॉपर्टीज कहलाती हैं। अब हमें एल्कली मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज पता करनी है, तो देखिए जो सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टी है वो ये है कि ऑल एल्कली मेटल्स आर सिल्वरी शाइनी सॉलिड्स, सॉफ्ट सॉलिड्स एंड दे हैव
वेरी लो वैल्यू ऑफ मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि जो एस ब्लॉक के मेटल्स होते हैं, एक तो ये सॉफ्ट मेटल्स होते हैं, इन्हें आसानी से नाइफ से काटा जा सकता है। सेकंड, ये सिल्वरी शाइनी मेटल्स होते हैं और साथ के साथ ये लाइट मेटल्स होते हैं, यानी इनका वेट ज्यादा नहीं होता है। सेकंड, इनकी डेंसिटी लो होती है। डेंसिटी लो क्यों होती है? क्योंकि इनका एटॉमिक साइज बड़ा होता है और एटॉमिक साइज बड़ा होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कम होते हैं इन कंपैरिजन विद वॉल्यूम, और इसलिए इनकी डेंसिटी भी क्या होती है? कम होती है। थर्ड, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी यह है कि इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट काफी कम होता है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम क्यों होता है? क्योंकि इनके दो एटम्स के बीच में वीक मेटेलिक बॉन्ड बनता है। वीक मेटेलिक बॉन्ड क्यों बनता है? क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बताया था कि एल्कली मेटल्स के आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, और क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए इनके दो एटम्स आपस में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बना पाते, और क्योंकि दो एटम्स के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं होता है तो ये आसानी से टूट जाते हैं और आसानी से मेल्ट या बॉयल हो जाते हैं। दैट इज व्हाई द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कली मेटल्स आर लो। ठीक है, नेक्स्ट जो फिजिकल प्रॉपर्टी हमें पढ़नी है वो है इनका फ्लेम टेस्ट, यानी कि एल्कली मेटल्स जो हैं वो किस रंग की, किस कलर की फ्लेम देते हैं। ये इंपॉर्टेंट है जानना। मैं आपको बता दूं कि जब हम बंसन बर्नर के ऊपर इनको गर्म करते हैं या इनको हीट प्रोवाइड करते हैं तो ये कलर्स इंपार्ट करते हैं, ये कलर्स प्रोड्यूस करते हैं। अब यहां पर पहली बात ये जानने लायक है कि कोई भी एलिमेंट या कोई भी एटम कलर इंपार्ट क्यों करता है। तो देखिए, जब हम एटम का स्ट्रक्चर, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था, जब हम एटम का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, मैं इसके शेल्स दोबारा बना रहा हूं या इसके एनर्जी लेवल्स दोबारा बना रहा हूं इस तरह से। तो देखिए, सपोज कीजिए ये इलेक्ट्रॉन यहां पर है, ठीक है, अभी एटम का जो एनर्जी लेवल है वो ये है और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब एक्चुअल में क्या हुआ, मैंने इस एटम को हीट प्रोड्यूस करना स्टार्ट की, ठीक है। हीट प्रोड्यूस करने से मीनिंग है मैंने इसको एनर्जी देना स्टार्ट की। तो जैसे ही मैं एनर्जी दूंगा इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी और ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी मिलते ही एनर्जाइज्ड होकर के हाई एनर्जी लेवल में चला जाएगा। देखिए, ये हाई एनर्जी लेवल में चला गया, दिस वन इज हाई एनर्जी लेवल, ठीक है। और ये क्या था? लो एनर्जी लेवल, लो एनर्जी लेवल, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन को हीट दी जाती है तो इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलती है, ये एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं और एनर्जी एब्जॉर्ब करके हाई एनर्जी लेवल में चले जाते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन कभी भी इस हाई एनर्जी लेवल में ज्यादा टाइम तक नहीं रहता और कुछ टाइम बाद ये अपनी ओरिजिनल स्टेट में यानी ओरिजिनल एनर्जी लेवल में वापस लौटता है। और जब ये अपनी ओरिजिनल एनर्जी लेवल में वापस लौटता है तब ये एक्चुअल में क्या करता है? एनर्जी रिलीज करता है। और ये जो एनर्जी रिलीज हुई है, एक्चुअल में ये एनर्जी कौन सी वाली रिलीज हो रही है? वही एनर्जी रिलीज हो रही है जो इसने एब्जॉर्ब की थी और हायर एनर्जी लेवल में चला गया था। जिस एनर्जी को इसने एब्जॉर्ब किया था अब उसको ये वापस रिलीज कर रहा है और ये एनर्जी हमें किस फॉर्म में दिखाई देगी? कलर्स की फॉर्म में दिखाई देगी। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि सपोज कीजिए मैं किसी सब्सटेंस को हीट प्रोड्यूस करके गर्म कर रहा हूं, तो गर्म करने से क्या होगा? वो सब्सटेंस, उस सब्सटेंस का टेम्परेचर थोड़े टाइम के लिए बढ़ जाएगा, लेकिन धीरे धीरे वो सब्सटेंस वापस क्या होता है? ठंडा होता जाता है। और जब वो ठंडा होता है तो एनर्जी रिलीज करता है। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कम है, इसको एनर्जी दी गई, जब एनर्जी बढ़ गई तो ये हायर एनर्जी लेवल में गया और कुछ टाइम बाद ये वापस लोअर एनर्जी लेवल में आएगा, तो उस टाइम ये एनर्जी रिलीज करेगा और ये एनर्जी हमें किस फॉर्म में दिखाई देगी? ये एनर्जी हमें कलर्स की फॉर्म में दिखाई देगी, ठीक है। तो ये रीजन होता है किसी भी एटम के या किसी भी सब्सटेंस या एलिमेंट के कलर्स इंपार्ट करने का। अब हमारा मेन मामला यह है कि जो एक्टिव मेटल्स होते हैं यानी कि मेनली जो एल्कली मेटल्स होते हैं, ये कौन कौन सी फ्लेम या कौन कौन से कलर्स प्रोवाइड करते हैं। तो देखिए, याद रखिएगा, लिथियम जो होता है, लिथियम क्रिम्सन रेड, कौन सा? क्रिम्सन रेड कलर प्रोड्यूस करता है। ये लिथियम क्रिम्सन रेड कलर प्रोड्यूस करता है। उसके बाद सोडियम जो होता है, सोडियम येलो कलर की फ्लेम या येलो कलर इंपार्ट करता है। उसके बाद जो पोटेशियम होता है ये वायलेट कलर प्रोड्यूस करता है, ठीक है। रुबिडियम जो है ये रेड कलर इंपार्ट करता है और सीजियम जो होता है ये ब्लू कलर इंपार्ट करता है। और फ्रेंशियम क्योंकि रेडियो एक्टिव है इसलिए फ्रेंशियम किसी भी तरह की कोई कलर इंपार्ट नहीं करेगा, ठीक है। वापस से देख लीजिए,
जो लिथियम होगा, लिथियम क्या प्रोड्यूस करेगा? क्रिम्सन रेड कलर प्रोड्यूस करेगा। सोडियम येलो कलर प्रोड्यूस करेगा। पोटेशियम वॉयलेट कलर प्रोड्यूस करेगा। रुबिडियम जो है वो रेड कलर प्रोड्यूस करेगा और सीजियम जो है वो ब्लू कलर प्रोड्यूस करेगा, आपके सामने है। ठीक है, अब इनके कलर्स से मुझे एक बात और याद आई। हमने अपनी प्रीवियस क्लास के अंदर सोडियम और पोटेशियम के लैटिन नाम डिस्कस किए थे। सोडियम का नाम था नेट्रियम और पोटेशियम का नाम था केलियम, और उसी के अकॉर्डिंग हमने इनके सिंबल्स रखे थे। यहां पर मैं आपको बता दूं कि सीजियम और रुबिडियम के जो लैटिन नाम है वो इनके कलर्स को इंडिकेट करते हैं। एक्चुअल में अगर हम स्टार्टिंग से देखें तो फर्स्ट वन इज लिथियम, जो ग्रीक वर्ड लिथोस से बना है। एक्चुअल में लिथोस का मीनिंग होता है हार्ड या स्टोन। क्यों? क्योंकि लिथियम स्टोन की तरह हार्ड होता है, कठोर होता है, इसलिए इसको ग्रीक में क्या कहा जाता है? लिथोस, विच मीन्स हार्ड एंड स्टोन। सेकंड नंबर पे सोडियम है, जो आप जानते ही हैं। सोडियम किससे बना है? नेट्रियम से बना है, विच मीन्स सोडा, क्योंकि इसे सोडा में से निकाला गया था। देन केलियम, केलियम का मीन होता है पोटाश। एंड देन रुबिडियम, रुबिडियम को लैटिन में कहते हैं रुबिडोस, और इसका मीनिंग होता है रेड कलर, यानी कि रुबिडियम का नाम ही इसके कलर के अकॉर्डिंग रखा गया है। इसी तरह सीजियम को सीजियोस बोलते हैं और इसका मीनिंग होता है सी ब्लू, समंदर की तरह नीला। तो एक्चुअल में रुबिडियम और सीजियम के लैटिन नेम जो हैं, जहां से इन्हें लिया गया है, वो इनके रेड और ब्लू कलर को इंडिकेट करते हैं। ठीक है, और इनकी जो फ्लेम कलरिंग है वो आपको याद रखना जरूरी है। और इसके लिए हम क्या करते हैं? एक ट्रिक यूज करते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आप इसको याद करोगे तो आप इसको बार बार भूलोगे, तो बेटर होगा कि हम इसकी क्या बना लें? कोई ट्रिक बना लें। देखिए, ट्रिक बहुत सारी ऑलरेडी अवेलेबल हैं। आप यूट्यूब पे सर्च करें या गूगल पे सर्च करें, आपको बहुत सारी ट्रिक्स मिल जाएंगी। मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, अगर आप कोई दूसरी ट्रिक इस्तेमाल में करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है लीला, सोया, सोए, लीला, सोए, कवि, कवि, रविवार, रविवार, सी ब्लू। ठीक है, अब यहां लीला का क्या मीनिंग है? लिथियम लाल है, लिथियम इज रेड। सो ए, सो मीन्स सोडियम, ये मीन्स येलो। कवि, क इज पोटेशियम एंड वी इज वॉयलेट। रविवार, रवि मीन्स रुबिडियम एंड वार मीन्स इसका क्या हो गया? कलर हो गया। ठीक है, एंड सी ब्लू, सी ब्लू यानी कि सीजियम क्या है? ब्लू है। ये इसको याद करने की ट्रिक हो गई। इस ट्रिक के थ्रू आप इसको जरूर याद रखिएगा। और इसी के साथ हमने क्या किया? जो फिजिकल प्रॉपर्टीज थी एल्कली मेटल्स की वो भी डिस्कस कर ली। अब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस करेंगे। अब देखिए, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो एल्कली मेटल्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 होता है, यानी इनके आउटर मोस्ट शेल में S सब शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। अगर आपने अभी अभी 10th पास की है और आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर कमांड नहीं है तो मैंने इस वीडियो के बायो में लिंक सेंड कर दिया है, जिसमें मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, उसकी ट्रिक्स और उसका सही तरीका डिस्कस किया है, आप वो देख सकते हैं। फिर भी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाता है। देखिए, जब हम किसी एटम की बात करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, एटम के पास न्यूक्लियस होता है और उसके बाद इसके पास होते हैं सर्कुलर पाथ, और इन सर्कुलर पाथ को हम क्या बोलते हैं? इन सर्कुलर पाथ को हम शेल्स बोलते हैं। ठीक है, ये जो शेल्स होते हैं, इसमें पहला शेल K कहलाता है, फिर L, देन M और लास्ट शेल N कहलाता है। ठीक है, अब पहला शेल अगर आप देखें तो ये सबसे छोटा शेल है, और इस शेल में ऑब्वियस सी बात है क्योंकि ये छोटा शेल है, इसमें कम इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, तो इस शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। फिर नेक्स्ट शेल के अंदर हम 8 इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं, उसके बाद वाले में हम 18 और उसके बाद वाले में हम 32 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। यानी एटम के पास जो शेल होते हैं K, L, M और N, ठीक है, ये अपनी अलग अलग कैपेसिटी रखते हैं। सबसे पहले वाले शेल में सबसे कम इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, उसके बाद उससे ज्यादा, उसके बाद उससे ज्यादा, एंड देन सबसे ज्यादा। अब ये जो शेल्स होते हैं इन्हें फर्दर डिवाइड किया जाता है सब शेल्स के अंदर। किसके अंदर डिवाइड किया जाता है? सब शेल्स। शेल के अंदर ही एक और सब कैटेगरी है जिसे हमने सब शेल बोला। और सब शेल कौन कौन से होते हैं? दीज सब शेल आर S, P, D एंड F।
S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं मैक्सिमम, P में 6, D में 10 और F में 14 इलेक्ट्रॉन्स भरे जा सकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स को इन sp-df सबशेल में सही सीक्वेंस में जमाना ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है, जिसकी एक्चुअल ट्रिक आपके सामने मौजूद है, जिसमें आप देख सकते हैं कि सबसे पहले 1s को फिल किया जाएगा, उसके बाद सीक्वेंस बन रहा है एरो के थ्रू, देन आप 2s को फिल करेंगे, देन 2p 3s, इस सीक्वेंस को फॉलो करके आप सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसी ट्रिक को फॉलो करते हुए एल्कली मेटल्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं हाइड्रोजन की। ठीक है, हाइड्रोजन एल्कली मेटल नहीं है लेकिन एस ब्लॉक एलिमेंट जरूर है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s1। ठीक है, इसके s में एक इलेक्ट्रॉन आएगा क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है और एक ही इलेक्ट्रॉन भरना है तो 1s1 होगा, जहां 1 का मतलब है पहला शेल और s इसका सब शेल है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है। ये जो नंबर है ये नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताता है। ठीक है, इसी तरह जब मैं लिथियम की बात करूंगा, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, यानी इसमें कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, तो ये होगा 1s2, मतलब पहले शेल के s में 2 इलेक्ट्रॉन है एंड देन 2s1। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए, 2 and 1 तीनों इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। लिथियम के बाद हम लिखेंगे सोडियम और सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, तो इसके लिए मैं लिखूंगा 1s2 देन 2s2 देन 2p6 देन 3s1। आप यहां से मैच भी कर सकते हैं कि हम सही सीक्वेंस में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं या नहीं। उसके बाद पोटेशियम की बात करेंगे तो पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 होता है एंड दैट इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 4s1। ठीक है, इसी तरह रुबिडियम और सीजियम की बात करूं तो रुबिडियम होगा 37 एंड सीजियम विल बी 55। इनके लिए हम लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p6। आप सीक्वेंस फॉलो कर सकते हैं, अगर आप सीक्वेंस सही तरह से फॉलो करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गलत नहीं होगा। 4s2 3d10 4p6 5s1। इसी तरह सीजियम में आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 5s2 5p6 4d10 6s1। ठीक है, इस तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। 5p6 4d10 और 4d10 के बाद क्या आएगा, सॉरी 5s2 के बाद 4d10 एंड देन 5p6 एंड देन 6s1। और इसी तरह जो फ्रेंशियम होगा, फ्रेंशियम के अंदर लास्ट में क्या आएगा 7s1। ठीक है, तो इन सभी के लास्ट में क्या आ रहा है, s1 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 आ रहा है। देख लीजिए आप, 1s1 then 2s1 then 3s1 then 4s1 then 5s1 then 6s1 और फ्रेंशियम का जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो इसमें क्या आएगा 7s1 आएगा। ठीक है, तो ये इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होंगे। अगर हम इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कंपेयर करना चाहें नोबल गैसेस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, तो हम नोबल गैसेस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से कंपेयर करके भी इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। यानी कि एल्कली मेटल्स का लास्ट इलेक्ट्रॉन s में फिल होता है और s में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ns1 होगा, जहां n शेल है, s सब शेल है और एक क्या है यहां पर इलेक्ट्रॉन। तो ये इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होंगे। तो इस तरह से हमने क्या किया, एल्कली मेटल्स की जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आज डिस्कस किया। इस वीडियो लेक्चर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं अभी, इनको आप घर पे बैठ करके प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर एल्कली मेटल्स की फर्दर फिजिकल प्रॉपर्टीज और इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।